और आज हम करते हैं हीट का जो सेकंड लेक्चर है वो, और जो आपका फिज़िक्स में हीट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लूसेंट में दी हुई है। सबसे पहला जो है थर्मल एक्सपेंशन। व्हेन अ बॉडी इज़ हीटेड इट्स लेंथ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को गर्म किया जाता है तो उसका सरफेस एरिया, लेंथ और उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। The increase in length, area and volume with the increase in temperature are measured in term of coefficient of linear expansion और linear expansivity अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर जो इसके वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो रहा है, लेंथ में इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम किससे चेक करते हैं? लीनियर एक्सपेंशन से या लीनियर एक्सपेंसिविटी से, और इसका साइन क्या होता है? अल्फ़ा। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंसिविटी जो है उसको बीटा से डिनोट करते हैं। एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंसिविटी, जो आपका क्यूब होता है, उसका एक्सपेंड कैसे होगा, तो वो गामा से डिनोट करते हैं। अब अल्फ़ा, बीटा और गामा के बीच में डिफरेंस क्या है? तो 1:2:3 का रहता है। अगर आपका जो लीनियर एक्सपेंशन है वो 1 है, तो जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगा वो 2 होगा, और जो क्यूबिकल एक्सपेंशन होगा वो 3 टाइम्स लार्जर होगा। ठीक है। अब देखते हैं एनोमेलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर का जो है एक्सपेंशन कैसे होता है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, तो ये हम देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ें दे रखी है। ऑलमोस्ट एवरी लिक्विड एक्सपैंड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, जितने भी लिक्विड है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ एक्सपैंड होते हैं। बट व्हेन इट्स कम टू टेम्परेचर ऑफ वाटर इट इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री। ठीक है। जो अगर वाटर के टेम्परेचर को 0 से 4 डिग्री तक हम इंक्रीज़ करते हैं, इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, तो मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है बट इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड अबाव 4 डिग्री इट्स वॉल्यूम स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर 4 डिग्री से ज़्यादा गर्म किया जाता है तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। क्लियरली द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेंस वाटर जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे मिलता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री तक तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता रहता है ना, जो उसका एक्सपेंशन है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉल्यूम, तो सबसे ज़्यादा डेंस जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। अब ट्रांसमिशन ऑफ हेड के बारे में देख लेते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ हीट होगा वैसे यहाँ पे। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे होना ही जो है वो ये कहलाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, इसको 3 तरह से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है: कंडक्शन मीडियम से, कन्वेक्शन मीडियम से और रेडिएशन मीडियम से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्शन। इन दिस प्रोसेस हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द सक्सेसिव वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी विदाउट बॉडीली मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। सिंपल सी बात है, दो ऑब्जेक्ट्स को अपने एक दूसरे से चिपका के रख दो। ठीक है, जिसमें एक का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री है और एक का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है, तो थोड़े टाइम बाद में रूम टेम्परेचर जो है वो उनका मतलब एक उन दोनों का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? कंडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि जो आपके मोल्स होते हैं जिससे एटम ये बने हुए होते हैं ऑब्जेक्ट, तो उनके अंदर वाइब्रेशन होता है और उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफ़र होता है, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। ठीक है, मेटल्स आर जनरल गुड कंडक्टर ऑफ द हीट वेयर एज द ब्रिक कॉन्क्रीट फेल्ट आइस सॉ डस्ट पेपर क्लॉथ आर बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि मेटल्स जो है वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, तो और बाकी जो है जैसे कोई ईंट है या कंक्रीट है, आइस है, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। दिस इज़ वाई आइस इज़ पैक्ड इन अ सॉडस्ट टू सेव इट फ्रॉम बीइंग मेल्ट। ठीक है, इसलिए आइस के चारों तरफ जो है वो सॉडस्ट को लगाया जाता है। सॉडस्ट समझ गए, जब वो लकड़ी का काम होता है तो उससे जो छोटे छोटे से वो निकलते हैं, तो आइस को उन्हीं के बीच में रखा जाता है क्योंकि वो बैड कंडक्टर होते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो जल्दी से रिलीज़ नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है कॉन्वेक्शन। इन दिस प्रोसेस हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन मूवमेंट टू
फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं ना वो मूव करते हैं। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, कन्वेक्शन में जो है वो पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, ड्यू टू मोमेंट ऑफ पार्टिकल अ करंट ऑफ पार्टिकल सेटअप विच इज़ कॉल्ड द कन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो अब ये जो पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसके अलावा जो है वो कंटिन्यूस सभी के सभी मूव करते हैं, तो एक लाइन सी बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, धारा। तो कन्वेक्शन करंट इसको बोला जाता है। इन लिक्विड एंड गैसेस हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन। लिक्विड और गैस के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र है वो कन्वेक्शन की वजह से होता है। अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ हीटेड बाय कन्वेक्शन। ठीक है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कन्वेक्शन की वजह से ही होता है। हेल्पफुल इसमें क्या होता है, जो एयर होती है वो हेल्पफुल होती है। थर्ड आता है रेडिएशन। इन दिस मेथड ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस विद द स्पीड ऑफ लाइट विदाउट अफेक्टिंग इंटरवीनिंग मीडियम। ठीक है, रेडिएशन जो है वो लाइट की स्पीड से होता है, और इसके अलावा जो है इससे मीडियम का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे स्पेस से, जैसे सन से जो रेडिएशंस आती है, तो अब सन में तो कोई जो स्पेस है वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, ना एयर है, ना वाइब्रेशन के पार्टिकल्स है, ना कुछ और है। तो भी रेडिएशन जो है अल्ट्रावायलेट वगैरह वो आती है अर्थ तक। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न यही होता है। अब आगे देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन ने कूलिंग के जुड़ा हुआ क्या लॉ दिया है। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, समझ गए आप कि कोई भी बॉडी हीट उतनी जल्दी लॉस करेगी जितना दो मीडियम्स के बीच में डिफरेंस है। मान लीजिए कि कोई रूम टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है 25 डिग्री, और उसके बीच में हमने कोई लोहे की रॉड रख दी जिसका टेम्परेचर है अभी के टाइम पे 600 डिग्री सेल्सियस। तो जब वो 600 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 तक आएगी तो उसका जो हीट लॉस होगा वो बहुत जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, और फिर जब वो 100 से लेके 30 डिग्रीज़ तक उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वो पहले की कंपैरिजन में कम मतलब ज़्यादा टाइम लेगा, और 30 से 25 आने में और भी ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये जो है लॉस ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग्स। ठीक है, किरचॉफ लॉ देख लेते हैं। According to Kirchhoff law, the ratio of emissive power to absorptive power is the same for all surface at the same temperature and equal to emissive power of black body of that temperature. ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई भी जो है ऑब्जेक्ट वो कितना पावर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और कितना पावर जो है वो एमिट करेगा। ठीक है, तो वो सभी सरफेसेस के लिए इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी का जितना उसके आसपास टेम्परेचर होगा तो उस वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है और ऑब्जेक्ट को जो है वो एमिट कर सकता है। ठीक है, और अभी हम आगे देखते हैं। किरचॉफ लॉ सिग्निफाई दैट गुड ऑब्जर्वर्स आर गुड एमिटर्स। ठीक है, किरचॉफ लॉ जो है वो ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट जितना अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है उतना ही ज़्यादा जो है वो एमिट कर सकता है। ठीक है, मतलब ये यही चीज़ कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है वो बराबर रेशियो में होते हैं। इफ़ द शाइनिंग मेटल बॉल विद some black spot on the surface is heated to a high temperature and seen in dark, the shining ball become dull, but the black spot shines brilliantly because the black spot absorb radiation during the heating and emit in dark. ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई शाइनिंग बॉल है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक बॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमने एक ब्लैक स्पॉट बना दिया। ठीक है, और इसको पूरे दिन धूप में रखा, फिर जब हम रात में इस बॉल को देखेंगे ना तो जो ये शाइनिंग है वो तो डल दिखेगी, बट जो ब्लैक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर रेडिएशन है वो रेडिएशन छोड़ेगा तो वो शाइन करता रहेगा। ठीक है, तो यही वाली चीज़ है। अब आते हैं स्टीफन्स लॉ पे। द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ब्लैक बॉडी जो है वो कितना एमिट करेगी। ठीक है, एमिशन कितना रहेगा वो क्या किसके होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के बराबर होता है। तो ठीक है, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 4।
तो तीनों लॉज को देख लो। न्यूटन ने तो ये बोला है कि जो हीट लॉस होता है वो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके साथ में उसके प्रोपोर्शनल होता है। किरचॉफ लॉ ये बोलता है कि जितनी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उतना ही एमिट करेगी, ठीक है। स्टीफन्स लॉ ये बोलता है कि एमिटिव और जो इसका पावर रहता है वो एब्सोलूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के बराबर होता है, ठीक है। तो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 4, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा है, इसकी वैल्यू एक बार देख लेना नेट पे कितनी दे रखी है इन्होंने। चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। अब देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट कैसे होता है, ठीक है। एनी मटेरियल कैन रिमेन इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। टू चेंज द सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। जैसे कोई भी मटेरियल है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर। तो जब आप उसको एक स्टेट चेंज करोगे, जैसे कि जो गैस होती है वो गैसेस फॉर्म में होती है, जो आपका सीएनजी होती है, जब आप उसको कंप्रेस करते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। और अभी आगे देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट में, एक सेकेंड आप रुकिए, ठीक है। तो फॉर द ईदर सब्सटेंस इज हीटेड और हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सब्सटेंस, चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। तो एक फिक्स टेम्परेचर या प्रेशर तक आने के बाद में ही जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। ऐसे नहीं होता है कि आपने ऑब्जेक्ट को एक बार चेंज कर दिया उसके बाद में वो कन्वर्ट होता रहेगा, सिर्फ यही चीज़ है। अब इसके अंदर इन्होंने जो दे रखा है देखो, समझा देता हूँ मैं। सॉलिड्स के बारे में दे रखा है, सॉलिड से वेपर बनाया जा सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होरफ्रॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्यूज़न या मेल्टिंग के थ्रू, ठीक है। लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है, सॉलिड को अगर आप वेपर में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। और लिक्विड को अगर आप वेपर में कन्वर्ट करते हो तो वेपराइजेशन बोलते हैं उसको, और अगर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो लिक्विफिकेशन या फिर कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको एक बार देख लेना कि कौन से प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्यूज़न पे। द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इट्स कॉल्ड फ्यूज़न, ठीक है। फ्यूज़न क्या है कि जिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है उसको फ्यूज़न कहते हैं। फ्यूज़न टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और फ्यूज़न जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर आके ही, जैसे कि अलग अलग जो मटेरियल होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं कि एक टेम्परेचर पे जाने के बाद में वो पिघल जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीजिंग। द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जैसे वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो के आइस भी बन जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। फ्रीजिंग पॉइंट टेक्स एट अ फिक्स टेम्परेचर कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फॉर अ सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। कुछ सब्सटेंस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बराबर हो सकते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस चेंज विद द चेंज इन प्रेशर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो सकता है प्रेशर को चेंज करने के साथ में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस विच कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एज आइस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। कोई भी जो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर आप फ्यूज़न कर रहे हो तो वो प्रेशर बढ़ाने पे उनका जो वॉल्यूम है ना वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस विच एक्सपेंड इन प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न इंक्रीज एज वैक्स इंक्रीजेज इन प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस विच एक्सपेंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न एज वैक्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ बोल रहा है कि कोई भी अगर फ्यूज़न के टाइम पे कोई जो ऑब्जेक्ट है अगर वो एक्सपेंड हो रहा है तो अगर आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट भी। विद द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज, ठीक है। अगर कोई इम्प्योरिटी मिला देते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए सॉल्ट मिला दिया अगर आपने आइस में, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा,
ठीक है, तो यह चेंज हो जाएगा, इसको इस तरह से मान लो। ठीक है, वेपराइजेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। कोई भी सब्सटेंस को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन टेक्स प्लेस बाय टू मेथड, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग और एब्यूलेशन। ठीक है, दो मेथड से वेपराइजेशन हो सकता है, एक तो इवेपोरेशन बोलते हैं और दूसरा क्या होता है? एब्यूलेशन होता है। इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन विच टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द एक्सपोज सरफेस ऑफ लिक्विड दैट ऑल द टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, वो प्रोसेस जो कि द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन विच टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ लिक्विड एंड दैट ऑल द टेम्परेचर इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। ठीक है, कोई भी सरफेस लिक्विड है, अगर वो जो है अपना फॉर्म चेंज कर रहा है तो उसके टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग भी होती है। दिस इज़ वाई वाटर इन अ अर्थ पॉट गेट कूलर इन समर। ठीक है, जैसे कि जो अपने मटका जो होता है पानी का, जो घड़ा होता है, उसके अंदर पानी ठंडा भी जो है वो इवेपोरेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट बॉइलिंग के ऊपर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन विच टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड फॉर्म फ्रॉम होल पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, लिक्विड के सभी पॉइंट्स, जैसे कि अगर लिक्विड एक ग्लास में भरा है तो उसके हर एक पॉइंट से जब वो जिस टेम्परेचर पे वो उबलना चालू हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे वो होता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, समझ गए? जैसे वाटर है तो वाटर का जितने भी उसमें मोल्स मॉलिक्यूल्स है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे सभी वेपराइज होने लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप उस टेम्परेचर पे कंटिन्यूस रखोगे तो वो वेपराइज हो जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो जब बॉयल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट जो कि वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब गैसियस फॉर्म में है और वो लिक्विड फॉर्म में आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज व्हेन द इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है जब आप प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर देते हो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, अगर आप उसमें इम्प्योरिटी मिला देते हो तो भी उस ऑब्जेक्ट का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, लेटेंट हीट और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। लेटेंट हीट क्या होती है या फिर हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने उसको रखा हुआ है तो जो आइस होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। टेम्परेचर सेम रहे बट उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, तो उसके अंदर कौन सी हीट काम करती है? तो वो लेटेंट हीट काम करती है। ठीक है, जैसे आगे पढ़ते हैं, द इफ़ क्यू हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस ऑफ द मास m at constant temperature L then the latent heat is Q is equal to ml। ठीक है, यही वाली बात है कि अगर जो Q हीट है और जो ऑब्जेक्ट का जो मास है अगर वो m है तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो Q इज़ इक्वल टू m इंटू में L हो जाएगा। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल पर। ठीक है, Q इज़ इक्वल टू ml हो गया। और SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज़ जूल पर kg। ठीक है, तो लेटेंट हीट का जो SI यूनिट है वो क्या है? जूल पर kg है। एनी मटेरियल हैज़ टू टाइप ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है, कोई भी मटेरियल जो होता है उसके पास दो टाइप की लेटेंट हीट होती है। पहली कौन सी है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट्स यूनिट मास और सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, और सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट करने में किसी यूनिट मास को
जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय द यूनिट मास ऑफ लिक्विड व्हेन चेंज इनटू द सॉलिड टू इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये उतना ही अमाउंट होता है जितना कोई लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होते टाइम वो अपनी एनर्जी हीट को जो है वो रिलीज़ करता है। ठीक है, समझ रहे हो किस तरह से है? जैसे मान लो कि पानी है, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जब वो आइस फॉर्म में जा रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम उसने कुछ तो ऐसी हीट जो है वो रिलीज़ की होगी जिसकी वजह से उसका फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। और फ्यूज़न के टाइम पे उतनी ही हीट जितनी उसने लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते टाइम रिलीज़ करी थी, वो उतनी ही हीट को गेन कर लेता है और वापस से अपनी जो फॉर्म है वो कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो यही वाली चीज़ है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और वेपराइजेशन में बहुत सिंपल सी बात है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो बॉयल होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो वेपर फॉर्म में, मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ है, उसने कुछ तो ऐसी हीट गेन की होगी ना जिसकी वजह से वो जो है वो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन द यूनिट मास ऑफ वेपर इज चेंज इनटू द लिक्विड। ठीक है, वेपर को लिक्विड में जब चेंज करेंगे तभी वो कोई हीट रिलीज़ करेगा, तभी वो फॉर्म चेंज करेगा, तो बस वो दोनों अमाउंट जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्म को चेंज करते टाइम जितनी हीट उसने गेन की है, फॉर्म जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते टाइम जितनी हीट उसने गेन की है उतनी ही हीट वो गेन करेगा जब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, नहीं आ रहा है तो इसको वापस से एक बार पीछे करना 20 सेकेंड और इसको सुनना कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, सब्लिमेशन की बात करते हैं। सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर। ठीक है, सब्लिमेशन क्या है, कोई भी सॉलिड है उसको डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पूजा करते हैं हम, आरती की थाली में कपूर को रखते हैं, तो कपूर को देखते हैं तो जैसे ही सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे ही हम उसमें आग लगाते हैं, जैसे उसको जलाते हैं तो वो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। सब्लिमेशन टेक्स प्लेस व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सब्लिमेशन कब होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। सब्लिमेशन इज शोन बाय द कैम्फोर और आइस इन वैक्यूम। ठीक है, कैम्फोर या फिर जो आइस होती है, अगर आप उसको वैक्यूम में रख दोगे तभी वो सेम चीज़ सेम फॉर्म को शो करेगी। ठीक है, अब देखते हैं होर फ्रॉस्ट। होर फ्रॉस्ट इज़ जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, होर फ्रॉस्ट जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड। ठीक है, कोई भी वेपर है वो डायरेक्टली जब सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होर फ्रॉस्ट प्रोसेस कहते हैं। स्टीम प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम इज़ मोर देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, ड्यू टू लेटेंट हीट। ठीक है, अगर ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपके ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर डाला जाए और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम डाली जाए तो दोनों में से सीवियर डैमेज कौन सा करेगा, तो जो स्टीम है वो ज़्यादा सीवियर डैमेज करेगी। ठीक है, क्योंकि स्टीम के अंदर जो है वो लेटेंट हीट ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, अब देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present into a given volume of atmosphere to the amount of water vapor required to saturate the same volume at same temperature। ठीक है, किसी भी वाटर वेपर के अंदर जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर के साथ में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है,
तो वो कितना अमाउंट होता है जितना सैचुरेशन को और जैसे एयर को सैचुरेट होने के लिए भी मतलब एक लिमिटेड पॉइंट तक जो है वो वाटर को गेन कर सकती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ये ह्यूमिडिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। ठीक है, जो सैचुरेशन टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है। द रेशियो इज़ मल्टीपल बाय 100 टू एक्सप्रेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे मापते हैं, किससे आप मेज़र करोगे, तो हाइग्रोमीटर से मेज़र करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में बढ़ती है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग क्या है, फॉर हेल्दी एंड फेवरेबल एटमॉस्फेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग द कंडीशंस आर एज फॉलोज। ठीक है, टेम्परेचर जो ह्यूमन बीइंग के हेल्दी रहने के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर क्या है, 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 60% से 65% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और एयर की जो है वो स्पीड क्या है, 0.75 मीटर पर मिनट या 2.5 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो हीट टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो आएगा थर्मोडाइनेमिक्स के ऊपर, जो हो सकता है आज आपको शाम तक मिल जाएगा, नहीं तो कल सुबह मिल जाएगा। लेक्चर अगर आपको सही लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो करीब आ गए। थैंक यू।